नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासत तेलंगाना के ज़िले मेदक की ईदगाह से मुत्तसिल 2 एकड़ 1 गुंटा वक्फ अराजी ईदगाह को अलॉट करने का मुतालबा करते हुए ईदगाह कमेटी के एक वफद ने आज हैदराबाद आकर वक्फ बोर्ड के CEO से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन बतलाया गया है कि CEO वक्फ बोर्ड उनसे मिलने से बचते रहे। वो बार बार नाश्ता करने और दीगर अहम कामों का और मसरूफियत का बहाना करते हुए इस वफद को मुलाकात का मौका नहीं दिया। ये बात ईदगाह कमेटी के नायब सदर मोहम्मद इम्तियाज़ और सेक्रेटरी मोहम्मद नईम ने मीडिया से बात करते हुए बतलाई। इन्होंने मजीद बतलाया कि वक्फ बोर्ड CEO ज़िले मेदक की वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ का दौरा ज़रूर करते हैं, लेकिन मुलाकात उस अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन से करते हुए वापस लौट जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो औकाफ़ी जायदादों की निशानदही करते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ अमल में लाते, ना कि उनके काबिज़ीन से मुलाकात करते और खामोशी से वापस लौट जाते। इससे पहले भी हम आए, 5 मिनट लेट होगा तो टाइम खत्म होगा बल्कि हमको वापस कर 5 ही मिनट में। आज हम 2 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 4 बजे बोले 4 बजे का टाइम 4 बजे का टाइम हमको दिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ मुहिउद्दीन है। मैं मेदक की ईदगाह का नायब सदर हूँ। मैं यहाँ पे 7.5 साल से ईदगाह की ज़मीन पे कुछ नाजायज़ कब्जा हो चुका है। उसके बारे में हम केस लड़ रहे हैं। जॉइंट कलेक्टर के पास केस चल रहा। हाँ, उसके इतला हम ये लोग को दिए। ये लोग एक रत्ती बराबर भी हमको बोलते सो ये लोग कोई चीज़ की मदद नहीं करे हमारे। हम आ रहे हैं जा रहे हैं, उतनी दूर से हम आ रहे हैं जा रहे हैं। 5 मिनट लेट हो गया है एक बार तो हमको यहाँ से वापस कर दीजिए। 5 बजे टाइम खत्म हो गया बोल के। आज हम 2 बजे यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लिए। 2 बजे से यहाँ पे हम वेटिंग करने थे, बैठे हुए हैं, इंतजार में है। 4:30 बजे हमको बोलते कहने साहब नहीं है, मीटिंग को चले गए बोले। पहले बोले कि खाना खा रहे हैं बोल के बोले, उसके बाद में बोले कि भाई मीटिंग को चले गए बोल के बोले। भाई साहब हम क्या करना, हमारी फरियाद किसको सुनाना। हाँ, 7.5 साल से केस चल रहा। मेन बोलते तो हियरिंग टाइम पे जॉइंट कलेक्टर के पास वो लोग बोलते सो हाई कोर्ट से स्टे लेके आके बोलते सो स्टेटमेंट को जजमेंट को रोक दिए। अभी आप किससे मिलने के लिए आए थे? हम यहाँ पे CEO साहब से मिलने के वास्ते आए। क्या बोले CEO साहब? चेयरमैन साहब रहे तो चेयरमैन साहब, हम तो पहले सलीम साहब से मिलना चाह रहे हैं। सलीम साहब को मिलके हम बोलते सो पूरे हमारा जितनी भी हमारी तकलीफ है उनको सुनाना चाह रहे हैं। हमको बस एक ही है कि वाहिद एक हल हमारे को ये है। अब हमारे को वाहिद हल ये है कि सिर्फ सलीम साहब हमारे मामले में बोलते सो इन्वॉल्व होकर हमारे मसले को हल करेंगे। और उनसे हमारे को उम्मीद है, क्योंकि यहाँ CEO साहब रहते ना ही इन्हों सही बात करते ना तो अब कोई वो नीचे मिलो सब ला ऑफिसर साहब है। उन्होंने कुछ 2 महीने पहले हम बोलते उनको पूरे सारे कागजात रिपोर्ट्स पूरे बता दिए। आज तक उन्होंने बोलते सो फाइल फॉरवर्ड नहीं करे। अब हम किसको सुनाना। ये ईदगाह कहाँ पर है और ये मेदक टाउन का है, मेदक गुलशनाबाद ईदगाह। 2 एकड़ 1 गुंटे पे नाजायज कब्जा है। 7 साल से ईदगाह से मुतसल है जमीन। ये 7 साल 7.5 साल से केस चल रहा जॉइंट कलेक्टर के पास। हियरिंग टाइम पे बोलते सो लोग हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लेके आके जजमेंट को लोग रोक दिए। उसके लिए हम ये लोग से मदद चाह रहे हैं। इनको बोलते सो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बोलते सो वकील तक पहुंचा बोलते आज तक नहीं पहुंचाए लोग। अब हम कहाँ जाना, हमको एक ही है, हमको एक ही रास्ता है, सिर्फ सलीम भाई इसके अंदर इन्वॉल्व होना, वो बोलते सो हमारी मदद करना। और तुम सलीम साहब करे डिस्ट्रिक्टों का दौरा करो बोले, CA साहब आए बगैर बोले जो जमीन जो कब्जा कर लिया उनसे मिलने चले गए। हम आने वाले इतला दे के आना मुसलमानों को, भाई औकाफ की जमीन कहाँ कहाँ है बताओ। उन्होंने आए, किसको मिले, किसी को नहीं मिले। जो बेच रहा है उसको मिलके चले गया, उसका भी मग जाओ होना। ये बात कब की है? हालांकि 8 दिन पहले नहीं 20-25 दिन या 1 महीने की बात है। हम बचाने के से हम गिर रहे और आगे चोरों का सरा दूसरों को मिलके जा रहे। किसको बोल के इतला दे के आगे आप कौन से मुसलमानों से मिले, कौन से मस्जिद की कमेटी वालों से मिले, कौन से ईदगाह वालों से मिले, इसका भी जवाब हमारे CA साहब देना है। बहुत सारे सैकड़ों एकड़ ज़मीन कब्जे का शिकार हो गई ऑलरेडी। और उसमें कई जगह कई वक्फ जायदादों पे ORC पट्टे ले लेके इनाम ऑपरेशन एक्ट के तहत कई ORC पट्टे ले लेके कौड़ियों के मोल वक्फ प्रॉपर्टियों को पूरी तबाह व ताराज कर दे रही। कई मरतबा अखबारात में खबरें लिख के आने के बावजूद शख्सी तौर पे मिल के वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से बोलने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दे रही। कोई 5 पैसे का वक्फ बोर्ड में काम नहीं हो रहा। और हम वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, या ना ये लोग ना खुद काम कर रहे हैं ना हमारा ताउन कर रहे हैं। तो ये वक्फ इंस्पेक्टर तो पूरे बेकार है, नाअहल वक्फ बोर्ड वक्फ इंस्पेक्टर हैं पूरे। और अब बोल रहे हैं काम बढ़ गया,
33 डिस्ट्रिक्ट हो गए, काम बढ़ गया। एक डिस्ट्रिक्ट रहे खुद में भी काम नहीं करे, आज भी काम नहीं कर रहे। वक्फ इंस्पेक्टरों को पूरे नाहल है, पूरे वक्फ इंस्पेक्टर, ना उनको कुछ कागज मालूम, ना कोसा रिकॉर्ड कहाँ है मालूम, ना उन वक्फ बोर्ड से कभी पेशी को वक्फ का रिकॉर्ड लेके आते आ जाते, खाली दावत में ऐसा आ जाते, कहाँ है रिकॉर्ड वो तो नहीं मालूम। तुम्हारे पास ऐसा क्यों बोल रहे आके उल्टा हमारे वक्फ का ऑफिसर को, वक्फ का रिकॉर्ड वक्फ ऑफिसर का रहता, हमारे पास रहता, हमारे को आके कहा उन कागजात पूछ रहे, तो ये कई का वक्फ इंस्पेक्टर है बोलिए आप? इन लोगों का मकसद क्या है रखने का? वक्फ बोर्ड का वजूद का मकसद क्या है? अगर वक्फ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो साफ बोल देना भाई आप लोग मत आइए, नहीं कर सकते। हम कुछ भी बोले तो नहीं आते, हमारे औकात खराब, जाती पैसा लगा लेके हम जो इतना वक्त दे रहे हैं, मिल्लत का एक असासा है, अल्लाह की अमानत है, वक्त बोल के हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, कोई ताउन नहीं मिल रहा हमारे को, तो कैसा काम करेंगे लोग? क्या चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड, क्या चाह रहा? वक़्फ़ जायदादों का पूरा मुकम्मल सफाया चाह रहा, बोल दिए तो आइंदा से नहीं आते ना हम लोग जो वक्त दे रहे हैं, क्या मकसद है हमारा बोलिए? हमारा उसमें ज़ाती मफाद है तो बोल सकते हैं आप, ये आपके ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, क्या मैं मुतवल्लिशिप के लिए फिर रहा हूँ, या कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो बोल के फिर रहा हूँ? क्या मकसद से फिर रहे हैं हम लोग? एक जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिरे तो वक्फ मामला अगर काम नहीं करा तो वक्फ बोर्ड का मकसद क्या है बोलिए आप? है कि 33 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बन गए हैं, तो पूरे 33, और जनाब चेयरमैन साहब से मेरा मुतालबा है हुकूमत से वो नुमाइंदगी करके पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स के वक्फ इंस्पेक्टर्स पे वक्फ इंस्पेक्टरों का नया तकर्रुर अमल में लाए, और जो अमले की कमी की शिकायत है वक्फ बोर्ड में, वो अमले की कमी के लिए कि भी आप हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसमें स्टाफ को इजाफा करें, और 33 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 33 वक्फ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करवाएं। चेयरमैन साहब हुकूमत से नुमाइंदगी करके करा के वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अमली तौर पर इक़दाम करें, और वो हैदराबाद में ना बैठे बल्कि अजला का दौरा करें, CO साहब को लेके पूरे अजला का दौरा करके देखें तबाह उताराज हो जा रही वक्फ प्रॉपर्टी। वो लोग, आप बाहर निकले हैदराबाद से, हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है आप बाहर निकले, अजला को बाहर आके अजला में देखिए आप क्या हाल है वक्फ प्रॉपर्टियों का। आप CO साहब को लेके, वक्फ के अमले को लेके, टास्क फोर्स को लेके वक्फ बोर्ड के आइए, कहाँ नाजायज़ कब्जे है देखिए प्रैक्टिकली, आपको भी इल्म होता है, यहाँ हैदराबाद में बैठे तो क्या मालूम होता। तो हम ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर फौरी अमली इक़दाम किए जाएँ। TSRTC वर्कर्स के हड़ताल के चलते TRS हुकूमत से बेजार आवाम भी आज सड़कों पर निकल आई, और शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में नलगुंडा क्रॉस रोड पर सैकड़ों आम लोगों ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज करते हुए कई घंटों तक ट्रैफिक को जैम कर दिया, और बतलाया कि 20 दिनों से हड़ताली मुलाजिमीन के मुतालबात ना मानकर TRS हुकूमत ने अपनी एक हठधर्मी की मिसाल कायम की है, और अब आम आवाम के सामने ढेर सारी मुश्किलात भी खड़ी कर दी हैं। तालिब इल्मों ने माहाना RTC पासेस रखते हुए भी कई दिनों से प्राइवेट बसेस में ज़्यादा पैसे देकर सफ़र किया, और दीगर आवाम भी अपने अजलाओं को आने जाने पर दुगने किरायों के साथ मजबूर रही है। ऐसे माहौल में हुकूमत पर सवालिया निशान आ गया है कि क्या वाकई तेलंगाना में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, या रियासत बहते पानी की तरह सिर्फ बहती ही जा रही है। भारत की रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में शामिल सियासी पार्टियों की जीत का खाका अब जारी हो गया है। रियासत की 288 रुकनी असेंबली के लिए बीजेपी को 103 और उसकी इत्तेहादी शिवसेना पार्टी को 56 सीटें हासिल हो गई हैं, जो कि जुमला 159 होती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार वहां पर बेहतर मुजाहरा किया और 46 सीटें हासिल की हैं, और इसकी इत्तेहादी एनसीपी को 54 सीटें हासिल हुई, और ये हुई 110। दीगर 29 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों में बढ़ गईं। इस तरह से कांग्रेस गठबंधन वहां हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में अब नहीं रहा है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। रियासत हरियाणा की 90 रुकनी असम्बली सीट्स के लिए हालिया हुए असम्बली इंतखाबात में वहां की हुक्मरान बीजेपी पार्टी ने 40 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने वहां भी इस बार बेहतर मुजाहरा करते हुए 31 सीटें अपने कब्जे में की हैं। दीगर में जेजेपी को 10 और आज़ाद को 9 सीटें हासिल हुई। खबर है कि बीजेपी पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनाने की कोशिशों में दोबारा जुड़ गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र के ज़िमनी चुनाव में पार्टी के लिए विखार की नशिस्तों औरंगाबाद सेंट्रल और बैकला में, जहां से 2014 में उसके उम्मीदवार इम्तियाज जलील और वारिस पठान मुंतखब हुए थे, हार का मुंह देखना पड़ा। औरंगाबाद सेंट्रल से शिवसेना के उम्मीदवार शिवनारायण प्रदीप जायसवाल ने मजलिस के उम्मीदवार नसीर सिद्दीकी को 13,890 वोटों से शिकस्त दे दी। जायसवाल ने जुमला 82,217 वोट हासिल किए, जबकि नसीर सिद्दीकी को 68,325 वोट मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर बोगल ने 27,300 वोट लेकर मजलिस को हराने में अहम रोल अदा किया। औरंगाबाद ईस्ट हल्के से बीजेपी के अतुल मोरेश्वर सावे को मुंतखब करार दिया गया। उन्होंने 53,966 वोट हासिल किए, जबकि मजलिस के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को 13,333 वोटों से शिकस्त हो गई। मजलिस का उम्मीदवार औरंगाबाद वेस्ट से भी चुनाव हार गया। शिवसेना के उम्मीदवार को 66,450 वोट मिले। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार राजा रामाराव शिंदे दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 43,341 वोट हासिल किए। बैकला में मजलिस के मौजूदा एमएलए वारिस पठान को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें शिवसेना के वाई यशवंत यादव ने 20,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से हरा दिया। शिवसेना उम्मीदवार को जुमला 51,180 वोट मिले, जबकि वारिस पठान सिर्फ 31,137 वोट हासिल कर सके। आज़ाद उम्मीदवार एजाज खान को 2,147 वोट मिले। हाँ, अलबत्ता मजलिस ने महाराष्ट्र में 2 नए हल्कों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उनमें मालेगांव और धुलिया सिटी शामिल है। मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल खासमी ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के मौजूदा रुकन असम्बली आसिफ शेख को भारी अक्सरियत से चित कर दिया। उन्होंने जुमला 1,17,292 वोट हासिल किए, जबकि आसिफ शेख को 78,783 वोट मिले। मुफ्ती खासमी 2009 में जेएसएस के टिकट पर इस हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब हो चुके हैं। मजलिस को एक और नई कामयाबी धुलिया सिटी में हुई, जहां फारूक अनवर ने अपने करीबी हरीफ आज़ाद उम्मीदवार राजवर्धन रघुजी राव कदम बंदे को तकरीबन 3,000 वोटों की अक्सरियत से हरा दिया। फारूक अनवर का जुमला 46,679 और कदम बंदे को 43,372 वोट मिले। ममरा कलवा ईस्ट निशिस्त पर एनसीपी के जतेंद्र आवाण ने दोबारा कामयाबी दर्ज करवाई है। उन्होंने शिवसेना की दीपाली जहांगीर सैयद को भारी अक्सरियत से हरा दिया, जबकि मजलिस के ताइदी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अबू अल्तमश फैजी चुनाव हार गए। महाराष्ट्र के जिन दीगर हल्कों से मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी की खबरें मिली हैं, उनमें सलूट से शिवसेना के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी, अनक्षती नगर से एनसीपी के नवाब मलिक, कागल से एनसीपी के मुशीरुल हसन मियाँ लाल काबिल जिक्र है। मजलिस ने पहली बार बिहार में कामयाबी दर्ज करवाई है। किशनगंज असम्बली हल्के से ज़िमनी चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार खामुल हुदा ने कांग्रेस की सईदा बानू को हरा दिया। सईदा बानू किशनगंज के कांग्रेसी एमपी मोहम्मद जावेद की वालिदा हैं। पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 44 सीटें लड़ाई थी और हम 2 सीटों के ऊपर हमें जीत मिली है। हमारी उम्मीद थी कि कम से कम हम 5 से 6 सीट हम जीतेंगे। कुछ सीटों के ऊपर हम जो हारे हैं वो बहुत ही कम मार्जिन से हम हारे हैं। 70, 80 हजार वोट लेने के बावजूद भी हम 2,000, 3,000 वोटों से हारे हैं। तो थोड़ा दुख तो है ही, लेकिन पूरी ताकत के साथ और जुटेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।
मैं तमाम मजलिस के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत की शिद्दत के साथ, और उन्हें भी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि हम नई नई जगह के ऊपर जीत के आ रहे हैं। औरंगाबाद से हमें बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि हम औरंगाबाद के निकालेंगे, लेकिन दोनों सीटें इतने करीब आने के बाद हम हारे हैं। लेकिन ये हार को हम अपने पीछे छोड़ेंगे और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और मजलिस को आगे ले जाएंगे। देखिए, जब एनालिसिस किया जाएगा तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मजलिस को हराने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी साठगांठ कर ली थी। ऐसे कैंडिडेट्स किए गए थे जिनका मकसद यही था कि हमारे जो स्ट्रांग होल्ड्स है वहां पर वोटों का बंटवारा कैसा हो, तकसीम कैसा किया जाए। विशेषकर औरंगाबाद सेंट्रल की वो सीट जहां पर मैं जीता था 2014 के अंदर, वहां पे इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया था कि सेना जीत जाए चलेगा, लेकिन एमआईएम ने नहीं जीतना चाहिए। भरपूर पैसे का इस्तेमाल किया गया था, पैसे का बंटवारा किया गया था। जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो जीतने के लिए नहीं, खुद के जीतने के लिए नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि एमआईएम को हराने के लिए खड़ा किया गया था। अब हमारा यही लोगों से कहना है कि ऐसे लोगों को पहचानो, समझो कि कौन लोग हैं जो हमारी क़यादत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारी क़यादत उभरे, और उसके लिए हर हथकंडा वो अपना रहे हैं। पैसों में अपने आप को बेच रहे हैं और साथ ही साथ कौम का भी सौदा कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अब मेरे हिसाब से लोगों की आंखें खुलेगी और लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ। साउथ की पुलिस टास्क फोर्स ने चंद्रायन गुट्टा और छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में सेलफोन का सरखा करने वाले 2 अफराद बन्नीसाला नरेश और रंगा सोरम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 सेलफोन और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि पुलिस आबिद रोड ने एटीएम मशीन पर कैमरे लगाकर बैंक के खातेदारों का डाटा सरखा करने वाले 2 रोमानियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों जालसाजी के कई केसेस में मुलविस थे। उन्होंने बताया कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन के एक रॉडी शीटर 30 साल शेख उबैद और उसके साथी 26 साल अब्दुल लतीफ़ खान को गिरफ्तार करके एक ऑटो, 3 टू व्हीलर्स जिनकी जुमला मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है बरामद किया गया। ये दोनों सरखा बिल जबर और लूटमार के केसेस में पुलिस को मतलूब थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस और टास्क फोर्स के आलादार भी मौजूद थे। और काला पत्थर का रहने वाला है, ये एक पुराना राउडी शीटर है काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट का। दूसरा जो ऑफेंडर है वो है अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान, जो रेन बाजार का रहने वाला है। और ये लोग सब हुसैनी आलम, मीरपेट, नारसिंगी, कंचनबाग, ये सब पुलिस स्टेशन में इनका केसेस है। ब्रीफ हिस्ट्री, शेख उबैद एक नोटोरियस राउडी शीटर है काला पत्थर का, और रिसेंटली एक कन्विक्शन पीरियड खत्म करने के बाद ये बाहर आया एक रॉबरी केस में। इसके ऊपर टोटल 34 केसेस है फ्रॉम द ईयर 2008, जिसमें कि 3 कम्युनल केसेस भी हैं। इसके पहले ये 2 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट में ये हैदराबाद में जेल में भी गया था। और एक नोटोरियस हाउस ब्रेकिंग ऑफेंडर है मंत्री शंकर, उसका ये बहुत क्लोज एसोसिएट है। अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान ये भी एक पुराना ऑफेंडर है, और एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, एक फायर आर्म केस में पहाड़ी शरीफ में भी ये अक्यूज्ड है। इनके पास से जो रिकवरी हुआ उसमें एक ऑटो, 3 टू व्हीलर्स, 4 डैगर्स और 3 लाख रुपीज कैश। हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट में शेख उबैद के ऊपर टोटल 11 एनपीडब्ल्यूज नॉन अवेलेबल वारंट पेंडिंग है, और अब्दुल लतीफ खान एलियस सलमान के ऊपर 4 नॉन अवेलेबल वारंट्स पेंडिंग है। जो दूसरा गैंग हमारे टास्क फोर्स की तरफ से अरेस्ट हुआ, उसमें जो अक्यूज्ड है बी नरेश, ये उप्पुगुड़ा छतरी नाका का रहने वाला है, और दूसरा रंगापुरम कुमार जो कि छतरी नाका का रहने वाला है। ये लोग दोनों फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, और ये लोग चंद्रायन गुट्टा और छतरी नाका के पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केसेस है। जो तीसरे गैंग हमारे टास्क फोर्स के तरफ से जो अरेस्ट हुए, उसके लीडर हैं शेख मोहम्मद मोहसिन, जो कि वाटेपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है, और दूसरा मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूकी, जो कि मैलार देवपल्ली का रहने वाला है।
और तीसरा मोहम्मद कादिर, ये हसन नगर का है। फोर्थ मीर शाहनवाज, मुस्तफा नगर, फारूक नगर, हैदराबाद। ये लोग के ऊपर जो केसेस है उसमें 2 बहादुरपुरा के हैं, एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन का केस है और एक मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन का केस है। इनके पास से जो रिकवरी हुआ उसमें 5 सेलफोन, एक ऑटो, एक पल्सर बाइक और एक डैगर है। इनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस अभी तक हैं, शेख मोहम्मद मोहसिन एलियस चिन्ना, इसके ऊपर टोटल 10 केसेस हैं। मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूकी एलियस अकबर, इसके ऊपर 11 केसेस हैं। मोहम्मद कादिर, इसके ऊपर 4 केसेस हैं। मीर शाहनवाज अली, इसके ऊपर 2 केसेस हैं। ये टास्क फोर्स के तरफ से एक साथ साइमल्टेनियस रेड हुआ ये सब जगह और मोस्टली कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा एरिया में ये लोग का एक्टिविटीज था। अब इनके ऊपर फिर से हम लोग पीडी एक्ट भी लगाएंगे और ये पूरे ऑपरेशन में पब्लिक का रोल, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। बहुत एंड मौके पे पब्लिक के तरफ से, डायल 100 के तरफ से पुलिस को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला। ऐसे मौके पे एक बार फिर हम पब्लिक को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि डायल 100 के मार्फत से बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन वो लोग पब्लिक को दिए। दूसरी बात कि आने वाले वक्त में भी अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट कहीं पब्लिक का देख रहे हैं किसी का, और किसी के ऊपर अगर आपको डाउट है तो डायल 100 को आप तुरंत फोन करके बताएं। ये पूरे ऑपरेशन में एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एस चैतन्य कुमार और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, एन श्रीसाइलम, वी नरेंद्र, मोहम्मद हकीउद्दीन और एंटायर साउथ जोन टास्क फोर्स के स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया और उनको इसके लिए आई कन्वे माई अप्रिसिएशन टू देम। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना कानून साज काउंसिल में TRS पार्टी के व्हिप टी भानु प्रसाद ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। स्टेट स्पेशल फोर्स की DGP तेजदीप कौर ने आज ऑल इंडिया सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर्स कैमरा अमीनपुर तालाब का मुआयना किया। तेजदीप कौर ने इस तालाब को अपनाया है और इसकी साफ सफाई के काम में शख्सी दिलचस्पी लेती हैं। ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి 40 ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ప్రొబేషనర్స్ అమీన్పూర్ చెరువులకి వచ్చారు. వాళ్ళ ఏమంటే ఈ చెరువులు మేము ఎలా SPF మేము ఎలా అడాప్ట్ చేస్తాము, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, తర్వాత దీనికి ఈ అర్బన్ బయోడైవర్సిటీని ఎలా పెంచాలి, ఎలా చూసుకోవాలని ఇది నేర్చుకోవడానికి మా దగ్గర వచ్చారు. కాబట్టి మేము వీళ్ళకి చెరువులు పరిశీలించి వీళ్ళని ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నాము. ఇందాక జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చిపోయినారు, ఆమె కూడా వీళ్ళతో మాట్లాడింది. మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ బయోడైవర్సిటీ, ఈ చెరువు ఇంపార్టెన్స్ ఏమంటే ఇది ఇండియాలో ఫస్ట్ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ పెద్ద చెరువు ఒకటే డిక్లేర్ అయింది, కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర ప్రపోజల్ ఇచ్చినాము
కొత్త చెరువు బందం కొమ్ము చెరువులని కలిపి సుమారుగా 500 ఎకరాలని ఒక వెరీ బిగ్ మెగా బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ డిక్లేర్ చేయాలని ప్రపోజల్ పెండింగ్ ఉంది. గవర్నమెంట్ దానికి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. నేర్చుకోవడానికి వచ్చినారు వాళ్ళు. వాళ్ళ జిల్లాలు పోయినాక, వాళ్ళ రాష్ట్రాలు పోయినాక, వాళ్ళ డ్యూటీకి ఈ స్కీమ్స్ వాళ్ళ ఏరియాస్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈ లేక్స్ని నవంబర్ 2016లో బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్గా డిక్లేర్ చేశారు గవర్నమెంట్. దాని తర్వాత 2016 డిసెంబర్లో ఏషియా శాంక్చురీ వాళ్ళు SPF సిబ్బంది అందరినీ ఎర్త్ హీరోస్ లాగా అవార్డ్ చేశారు. అండ్ అప్పటి నుంచి ఇది మా కస్టడీలో ఉంది. దాకా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చినాయి. और वी आर वेरी थैंकफुल टू मैम कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, दैट वी सॉ द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द नेचर, है ना. उन लोगों ने कैसे पैशन को अपने एडमायर कराया है और किस तरीके से उन्होंने अपने लेक को प्रिजर्व किया है, कैसे स्पीशीज़ को कितना प्रिजर्व किया है और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उसके बाद भी उन्होंने उसको प्रिजर्व किया है. आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम टू इन्वाइट अस हियर टू सी दिस. ट्रेनिंग फ्रॉम MCR HRD एंड यहाँ पे जो मैम ने बायोडाइवर्सिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फर्स्ट मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया है 2016 से. ये बहुत ही एक अच्छा कदम है क्योंकि ये हमें हमारे नेचर के करीब रहना सिखा रहा है एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है मैम ने. वी आर ट्राइंग कि हम आगे इसके लिए कुछ कर सकें. रियासत की नौजवान टेनिस खिलाड़ी श्रीवली रश्मिका ने CVG नायडू मेमोरियल ऑल इंडिया वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट में बेंगलुरु की अदिति नारायण को 6-0 और 6-1 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में दाखिला ले लिया है. इस टूर्नामेंट में जीतने वाली खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाने वाला है. ये मुकाबला बेंगलुरु के बोरिंग इंस्टीट्यूट क्लब में मुनक्किद हो रहा है. हमारी रियासत के रॉयल ओक फर्नीचर के कारोबारियों ने आज करमन घाट के इलाके में अपने 5वें शोरूम का इफ्तिताह किया. इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर विजय कुमार ने बतलाया कि इनके शोरूम्स में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फर्नीचर्स को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें इटालियन, जर्मन, बर्मीज, मलेशियन वगैरह वगैरह के बेहतरीन चीज़ें शामिल रखी गई हैं. खबर है कि अभी तक इन कारोबारियों के मुल्की सतह पर 50 से ज़ायद शोरूम सवाम की खिदमत करते आ रहे हैं. Brand, fast growing brand in India. We are opened today is our 5th flagship store in this place. We are having our all the stores are more than 25,000 biggest space we have, and we are selling all international furniture like American, Italian, Turkish, Malaysian, and Brazil, Chinese, all the furniture we are selling here. More than 100 sofas, more than 80 beds, more than dining, 100 dinings, office furniture, outdoor furniture. You can feel here all the collections in one place. Widest range we have here. So we have the stores across India, Delhi, Mumbai, Kolkata, even Tier 2 cities, Siliguri, Kadapa, Kurnool, Mysore, all the places we have stores. And this is the 5th one. We are planning to open more than 10. Yes, Hyderabad. Not only Hyderabad, entire Telangana, Andhra Pradesh, all the places we are open. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें.